हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 हुआ। अब इसके अंदर ना साइंस एंड टेक के क्वेश्चन भी आए। तो अगर हम बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन करें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सवाल आ गए, है ना, जो बच्चे आम बच्चे के लिए बहुत मुश्किल थे। अब यहाँ पे साइंस एंड टेक ना उतना मुश्किल नहीं था एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। साइंस एंड टेक के अंदर जो है क्वेश्चन काफ़ी ठीक थे, कुछ लेवल कुछ डिफिकल्ट थे, कुछ जो है वो मीडियम टाइप के थे। ईजी, उतने ईजी नहीं थे, लेकिन अगर हम अच्छे से अंडरस्टैंड करें तो हम साइंस एंड टेक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो मतलब प्रीलिम्स के अंदर साइंस एंड टेक ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया होगा। जिन बच्चों ने साइंस एंड टेक के क्वेश्चन किए होंगे उनका काफ़ी चांस है कि वो प्री कर जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर पहला क्वेश्चन देखोगे, पहला ध्रुव 64 के ऊपर है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो अगर देखें हम इसको क्लास के अंदर भी किया था। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? दिक्कत इस क्वेश्चन को जो डिफिकल्ट बनाती है ना, कि जैसे यहाँ पे इंडिजीनियस हमने लिखा हुआ है, राइट। तो अब यहाँ पे नोट्स के अंदर क्या, फुली इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि भाई यहाँ पे क्या पूछा गया है। यहाँ पे थर्ड चिप फैब्रिकेटेड है, ये पूछा गया है। उसके अलावा फर्स्ट इंडियन होम ग्रोन जो है, ये पूछा गया है। तो मतलब रैंक भी यहाँ पे पूछे गए हैं जो क्वाइट डिफिकल्ट हैं, उतने आप याद कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन को मैं बोलूंगा कि ये मीडियम से थोड़ा सा टफ की तरफ था। अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें तो इसमें सी आंसर है, ठीक है। हालांकि हमने फाउंडेशन क्रैश एपिक में कवर किया। आप पीआईबी की साइड के ऊपर जाओगे तो वहां पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है, लेकिन मेरे नोट्स के अंदर ये मेंशन नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, दूसरा क्वेश्चन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर दोस्तों क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ना, ब्लॉकचेन में पहले भी आया हुआ है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो टॉपिक्स है ये रिपीटेड है, ठीक है। रिपीटेड टॉपिक्स है, राइट। तो अगर रिपीट हुआ है तो यहां पे हमें ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन को हम कैसा मान सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप मीडियम मान सकते हो, राइट। यहां पे आप देखोगे पहला क्या है, रिकॉर्ड स्टोर्ड डेटाबेस में बी मेड विजिबल वाया स्टेक होल्डर विदाउट रिस्क और अल्टरेशन। यहां पे थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट देखो, मैथमेटिकल एल्गोरिथम मेक इट इम्पॉसिबल टू चेंज और डिलीट एनी डेटा। अब यूपीएससी के अगर हम आंसर की देखें ना, तो उसने क्या मार्क किया हुआ है, सी। वहां पे क्या है, आंसर सी मार्क हुआ। तो मतलब 1, 2 एंड 4। लेकिन अगर हम क्लास में देखें तो हमने 51% अटैक पढ़ा था। 51% अटैक क्या होता है कि जैसे मान लो कि जो पूरी ब्लॉकचेन के अंदर इसमें दो चीजें होती है, एक होता है प्रूफ ऑफ वर्क, एक होता है प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो कंप्यूटर, लोगों के पास बड़े बड़े सिस्टम है, उसके थ्रू वो करवाई जाती है। अब उसमें क्या होता है कि अगर 51% आप कंट्रोल कर सकते हो, आप मलिशियस ब्लॉक डाल सकते हो। सिमिलरली अगर प्रूफ ऑफ स्टेक की बात करें तो उसके अंदर क्या है, टोटल जो करेंसी है, टोटल जो वर्चुअल करेंसी है, उसके अंदर अगर 51% आपके पास है तो आप वहां पे कुछ चेंजेस कर सकते हो। उस हिसाब से जो है, यू कैन इन ऑर्डर टू एड मलिशियस ब्लॉक यू हैव ओन कंप्यूटर पावर पावर मोर देन 51%। यहां पे क्या स्टेक आ जाएगा। अब ये इस हिसाब से क्या है कि अगर 51% अटैक होता है, जैसे हम बिटकॉइन की बात करते हैं, बहुत बड़ी ब्लॉकचेन है, तो वहां पे बेस जितना बड़ा होता जाएगा 51% एक्वायर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट में देखें तो मेक इट चेंज और डिलीट एनी डेटा वंस रिकॉर्डेड एंड एक्सेप्टेड। अगर 51% हो जाता है तो आप रीसेंट डेटा जो है ना, उसको आप जो है ऑल्टर कर सकते हो। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पे फोर्थ स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट होनी चाहिए, लेकिन यूपीएससी ने जो इस, अगर मैं इनकरेक्ट करता हूं कोई भी आंसर नहीं बनता, ठीक है। लेकिन यूपीएससी ने क्या किया, यूपीएससी ने सी आंसर दिया है। इसको आप चैलेंज कर सकते हो यूपीएससी के, अगर जो भी बच्चा है, किसी को लग रहा है मैंने अटेम्प्ट किया था तो उसकी वजह से मेरे नेगेटिव हो गए, तो वो यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं आप। इसमें बेसिकली ये है कि आप रीसेंट डेटा को अल्टर कर सकते हो, बट आपने लिखा है कि कोई भी डेटा को आप अल्टर नहीं कर सकते। इसके लिए आप कौन सी साइट का वहां पे इनको ऑफिशियल लोगे, बाइनांस की एक साइट है, वहां पे 51% अटैक आप लिखना, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक और था, अथीरियम मर्ज हुआ था, ठीक है। अथीरियम मर्ज हुआ था। अथीरियम भी एक क्रिप्टो करेंसी है। अब इसके अंदर क्या हुआ था, ये प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ गए थे। अब इसकी वजह से इनकी सिक्योरिटी भी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क में 51% कंप्यूटर पावर, मान लीजिए 100 रुपए की मुझे पड़ रही थी, ठीक है। अब यहां पे क्या है, करेंसी कितनी है, करेंसी है 1000। तो अब मैं 100 रुपया मेरा 51% नहीं हो सकता,
ठीक है, मुझे 500 प्लस करना पड़ेगा तभी जाके 51% होगा। तो अब पहले जो 100 रुपए में काम हो रहा था अब 500 रुपए में हो रहा है, तो इससे इनकी सिक्योरिटी बढ़ी थी इसी 51% अटैक की वजह से। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, उसका आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा एआई के अंदर जो है आप सर्च करोगे कि 51% अटैक है, क्या हम रीसेंट डेटा अल्टर कर सकते हैं, वो बोलेगा हाँ कर सकते हैं। वहां पे उससे लिंक मांग के उसका आप यूज कर सकते हो इस क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए। अब यहां पे नेक्स्ट मूव करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या है, जेनेटिक मेडिसिन। ये क्वेश्चन क्वाइटली इजी मैं बोलूंगा अगर आपने साइंस एंड टेक को अच्छे से पढ़ा है। अब यहां पे ध्यान दो, जेनेटिक मेडिसिन बेसिकली क्या है कि हम जेनेटिकली जीन एडिटिंग और ये वो हम क्योर करते हैं, पेशेंट को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। अब आप समझो कि आपका पूरा डीएनए, क्या जेनेटिक मेडिसिन पूरा डीएनए जो है उसको ही चेंज कर देगी? फिर तो इंसान के हर एक करेक्टर चेंज हो जाएगा। यहां पे थर्ड स्टेटमेंट देखो, मैंने आपको एक रूल बढ़ाया था, आप ये यूट्यूब पे भी देख सकते हो। यूट्यूब के ऊपर एक हाउ टू इंक्रीज एक्यूरेसी करके मैंने एक इस साल भी जो प्री से पहले जस्ट प्री से पहले एक सेशन लिया था। मैंने आपको बोला था कि अगर टॉपिक जो है ना ब्रॉड है, इसको बोलते हूं मैं एग्जामिनर साइकोलॉजी, अगर टॉपिक ब्रॉड है तो वहां पे अगर इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो आप वहां पे फंस गए हो कि अटेम्प्ट करना ही है, तो अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो आप उसको करेक्ट मान सकते हो। दूसरा, एक्सट्रीमनेस जो है यहां पे थोड़ी सी दिक्कत देती है। एक्सट्रीमनेस हम जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। अब जीन एडिटिंग में जो जीन में दिक्कत है, यहां पे अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास में मैंने एक एग्जांपल दी थी कि मान लीजिए किसी पर्सन की आई कलर चेंज करना है। वो कहता है डिजाइनर बेबी के अंदर ये कंसेप्ट आता है, तो वो कहता है कि आई कलर चेंज करना है, तो उसका जो जीन है ये मेलानिन प्रोड्यूस करता है। जितना ज्यादा मेलानिन उतनी ही ब्लैक या ब्राउन आइज आएंगी। तो अगर हम इसको थोड़ा चेंज करें तो ये मेलानिन कम हो जाएगा एंड जो ब्लू आइज यहाँ पे कलर चेंज हो सकता है। ये जेनेटिक अगर हम बात करें जर्म सेल के अंदर भी किया जा सकता है, सोमैटिक में भी किया जा सकता है, बट इतना ज्यादा नहीं। तो इस हिसाब से जो है थर्ड स्टेटमेंट आप हम जो है एंटायर डीएनए यहाँ पे लिखा है उसको हटा सकते थे। बाकी वायरस एंड लिपिड नैनो पार्टिकल ये ऑलरेडी कंसेप्ट या स्टेटमेंट यूपीएससी ने ऐसी एक पहले भी पूछी हुई है, तो ये रिपीटेड है। इसको मैं क्या बोलूंगा, ये रिपीट हुई पड़ी है। ठीक है, इसके अलावा जेनेटिक मेडिसिन करेक्ट और कंपनसेट फॉल्टी जीन्स, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज। तो जो फॉल्टी जीन है उसी को करता है, ये इंटायर डीएनए को कैसे चेंज करेगा? यहां पे इस हिसाब से तीसरी स्टेटमेंट को अगर हम एलिमिनेट करते तो अपना आंसर आता है 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, देखो ये जिस बच्चे का पेपर है उसने भी यहां पे सी को करेक्ट माना हुआ है। चलिए, अब ये फाउंडेशन और क्रैश दोनों में मैंने कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी ज्यादा न्यूज में इतने है ना, एलएलएम न्यूज में है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन एक बनता था। अगर आप यहां पे देखोगे तो ये सारी स्टेटमेंट है। यहां पे बोला गया एलएलएम प्रोड्यूस अनबायस्ड आउटपुट। देखो बायसनेस होती है, बायसनेस क्या है कि मान लीजिए मैं कोई लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाता हूं तो मैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन डालूंगा। अब लेट्स से वेस्टर्न कंट्री ने इंफॉर्मेशन डाली तो वो ज्यादातर वेस्टर्न कंट्री को फेवर करती है, इंफॉर्मेशन डेवलपिंग के थोड़ा अगेंस्ट होती है। रेसिज्म उसमें काफी ज्यादा आ सकता है। तो इट मीन्स कि अगर मैंने जो उसको डेटा दिया वैसा ही जो है वो आउटपुट देगा, है ना। पंजाबी में बोलते हैं जिदा नहीं कोको उदा दे ओदे बच्चे, है ना। तो वैसे ही है ना, जैसी माँ वैसे बच्चे, इस तरह से आप समझो इसको। तो अगर आपने उसको डेटा ही जो है बायसनेस के ऊपर दिया तो कैसे अनबायस आपको ओपिनियन दे देगा? इंटरनेट के ऊपर भी बायसनेस एग्जिस्ट करती है, तो अगर वो इंटरनेट से उठाता है तो तब भी यहाँ पे बायसनेस आएगी। अगर आप देखोगे बार्ड जिसको हम जेमिनाई बोलते हैं, ठीक है, जेमिनाई, इसको हमने फाउंडेशन एंड क्रैश दोनों में डिस्कस किया था। यहां पे आप देखोगे बायसनेस ऑन इंटरनेट, जो बायसनेस इंटरनेट पे है यहां पे भी दिखेगी। बायसनेस ऑफ डेटा, जो डेटा के ऊपर चैट जीपीटी, अलग चैट जीपीटी ब्राउजर से आप लिंक कर सकते हो, पेड वाला वर्जन है। तो यहां पे जो है थर्ड स्टेटमेंट जो है अनबायस्ड आउटपुट, ये इनकरेक्ट हो जाती है। इससे मेरा यहां पे चला गया, वन तो करेक्ट है। अब सेकंड देखो, एलएलएम प्रोसेस डेटा थ्रू मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन टू मिनिमम प्रेडिक्शन एरर। ठीक है, मान लीजिए यूपीएससी क्या करता है, मिनिमाइज नहीं जीरो कर देता कि उसमें जीरो एरर है। आप कोई क्वेश्चन पूछते हो एरर दे देता है, तो फिर ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट होती। लेकिन उसने उसको थोड़ा सा जनरलाइज किया है, उसने मिनिमाइज पूछा है कि मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, हाँ ये ठीक है। तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट एक जनरल स्टेटमेंट बनती है। वही यहां पे भी सेम कंसेप्ट लगेगा जो एलिमिनेशन में मैंने एक्यूरेसी में यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो कि टॉपिक कौन सा है, ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब क्या है, थ्रू द वर्ल्ड, ये अप्लाई हो रहा है। जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे आप ये मेथड नहीं लगा सकते, आप हिस्ट्री में नहीं लगा सकते, वो इंडिया के स्पेसिफिक बुक्स हैं और स्पेसिफिक डेटा है। लेकिन इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक और कुछ हद तक जैसे ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी, वहां पे ये कंसेप्ट बड़ा अच्छा लगता है। अब यहां पे आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट जो है हम निकाल देंगे और एक्सट्रीमनेस के बेस के ऊपर। ये स्टेटमेंट क्या है, जनरल है, ठीक है।
assign probabilities to the next possible word and then pick one of the highest probability। ये भी one of the highest है ना, आप देखोगे one of the highest। अगर वो बोलता कि ऑलवेज कि भाई ऐसा ही करता है, फिर ये स्टेटमेंट को भी हम चैलेंज करते हैं कि ये इनकरेक्ट होने के चांसेस है। आप ध्यान दो मैं कैसे वर्ड चेंज कर रहा हूं, ऐसे ही साइंस एंड टेक के अंदर वर्ड चेंज होते हैं। अब यहां पे भी जो है जनरल स्टेटमेंट है तो मैं इसको भी करेक्ट मानूंगा। यहां पे आप थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो थर्ड स्टेटमेंट के हिसाब से ये दोनों गए और बी हमारा जो है राइट आंसर है यहां पे। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। अगेन ये काफी ज्यादा न्यूज में था ईरान यूएस की वॉर की वजह से। अगर आप यहां पे देखोगे तो ये टॉपिक जो है ये यूट्यूब पे है। यूट्यूब पे कहां पे आपको मिलेगा, यूट्यूब पे हमने एक कंपाइल वीडियो बनाई थी, मतलब हर एक सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड था। वो थी ईरान यूएसए की वॉर। ईरान यूएसए वॉर जो है उसके अंदर जो है साइंस एंड टेक का जो पोर्शन है वहां पे आपको ये मिलेगा। क्यों F-35 ऐसा बोला गया कि जो इंफ्रारेड यूज करके ईरान ने मारा है, तो वहां पे मैंने बोला था कि F-35 को मारना इतना मुश्किल क्यों है। यहां पे आप देखोगे मैंने बोला था उसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा होता है, मतलब बहुत ही कम पोर्शन होता है जो रडार के कैच में आए, तो इसको बोलते हैं गोल बॉल इफेक्ट। अब यहां पे आपको ये सारा चीजें देखोगे। अब यहां पे मैंने कंपोजिट मटेरियल, किस मटेरियल से बने हैं, रडार अब्सॉर्बेंट मटेरियल। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि कहते हैं सर आपने इतने बड़े जो हैं मतलब कमेंट करते हैं कि भाई बहुत से इतने इतने बड़े नोट्स होते हैं हम कैसे याद करें। मैं साइंस एंड टेक के अंदर इतने मेरे बड़े नोट्स हैं नहीं। यहां पे भी देखोगे आपको डायरेक्ट लाइन मिलेगी, कन्वर्ट द रडार एनर्जी इनटू हीट, हीट में कन्वर्ट करता है वो। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ। यहां पे क्या है, पहले स्टेल्थ ऑब्जेक्ट है वेरी स्मॉल रडार क्रॉस सेक्शन, तो ये हमारा जो है यहां से आता है। ठीक है जी, स्टेल्थ ऑब्जेक्ट कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। यहां पे भी देखोगे कैन बी, अगर वो ऑलवेज लगाता तो इनकरेक्ट हो जाता। समझ रहे हो, इस तरह से जो है चीजें हमें कैच करनी है। ऑलवेज होता तो फिर तो ये ईरान के मजे ही थे है ना, इधर F-35 उड़ता ये उड़ा के पूरा मारते इसको, है ना। अब यहां पे देखो स्टेल्थ ऑब्जेक्ट आर कोटेड विद मेटा मटीरियल्स दैट इंक्रीज द स्कैटरिंग। मतलब कि अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, आप रडार, वो रडार को इस तरह से स्कैटर करें, स्कैटर करेगा तो हम कैच ना कर लेंगे। बेसिकली क्या होता है, अगर इस यहां पे चीज जा रही, इधर से रडार आ रही, रडार वापस आई तो हमने पकड़ लिया उसको। ये क्या करता है, रडार को ऑब्जॉर्व कर लेता है, वापस आने नहीं देता। जब वापस नहीं आएगा तो फिर पता नहीं चलेगा कहां है ना। तो ये स्टेटमेंट उसने बेसिकली रिवर्स किया हुआ है जो उसके ऑपोजिट। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहां पे अपना जो है 1 और 2 राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लैक बॉक्सेस के ऊपर। आपको पता है एयर इंडिया का इश्यू हुआ था, केस हुआ था, यहां पे क्रैश हो गया था उस टाइम के ऊपर। उससे बाद में बहुत से आर्टिकल है। अब इस साल जो 2 क्वेश्चन आए, एक था इंश्योरेंस इन एयरप्लेन, एयर इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री के अंदर इंश्योरेंस के ऊपर क्वेश्चन आया था। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर वो भी आर्टिकल आपको मिलेगा जहां पे उसने पूरा क्लियरली बोला हुआ है कि क्या क्या उसमें इंश्योरेंस में कवर होता है, क्योंकि उस टाइम पे ये न्यूज में हो गया था। यहां पे आप देखोगे तो मैंने ये यूट्यूब के ऊपर एक शॉर्ट बनाया था। शॉर्ट के अंदर क्या था, ब्लैक बॉक्स की डैमेजेस के ऊपर मैंने बताया था। अगर आप देखोगे ये जो इमेज है ये डायरेक्टली जो है न्यूज़पेपर से ली गई है। यहां पे देखो मैंने ऑलरेडी उस शॉट के अंदर अंडरलाइन क्या किया हुआ है, स्टेनलेस स्टील टाइटेनियम, मतलब अंडरलाइन यहां पे है, अवेलेबल है। ठीक है, दे कैरी अ बीकन रेड इमिटिंग लाइट, इसको बाद में करते हैं। दे रिकॉर्डेड बोथ कॉकपिट वॉइस एंड फ्लाइट डेटा। यहां पे बेसिकली ये होता है कि अगर मान लीजिए जहाज का कुछ भी हो गया है ना, कुछ लापता हो गया या कुछ एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद वहां से डेटा रिकवर किया जाता है, पता चले कि अंदर क्या हुआ था। पानी में भी गिर जाता है तो पानी में भी क्या है, ये साउंड पल्सेस छोड़ता है। अब उसमें क्या है कि आपने ढूंढ लिया तो ढूंढ लिया, अदरवाइज नहीं। यहां पे देखो मलेशिया एयरलाइन, यहां पे मैंने शॉर्ट में मेंशन किया हुआ है, 2014 में मलेशिया एयरलाइन जो है इंडियन ओशन में गिरी थी। ब्लैक बॉक्स आज तक उसका रिकवर नहीं हुआ। ठीक है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं। अब यहां पे फीचर देखो, ब्लैक बॉक्स के अंदर 2 चीजें हैं, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है। ये यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है तो यू कैन एक्सेस दैट, आप देख सकते हो वहां पे जाके। अब यहां पे देखो ब्लैक बॉक्स जो है मेमोरी यूनिट मेड ऑफ यूजिंग आइदर स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम, ये यहाँ पे स्टेटमेंट है, उसके हिसाब से जो है सही है। रिकॉर्डेड बोथ कॉकपिट वॉइस एंड फ्लाइट डेटा, ये यहाँ पे बॉक्सेस के अंदर आप देखोगे ये अवेलेबल है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। कैरी बीकॉन एमिटिंग रेड लाइट, ये गलत है ना। देखो अगर आपको सोनार याद आ गया, मतलब जो मैंने डिफेंस में कराया, तो सोनार को भी आप वहां पे यूज कर सकते हो। वहां पे मैंने आपको बताया था कि पानी के अंदर हम लाइट क्यों नहीं यूज करते, हम साउंड यूज करते हैं। बिकॉज लाइट की स्पीड तो पानी में ज्यादा है बट वो दूर तक ट्रेवल नहीं करती। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लाइट यूज कर रहा हूँ, दूर तक ट्रेवल नहीं करती, हम ढूंढेंगे कैसे। यहाँ पे भी देखो अमिट सिग्नल 30 डेज अंडर वाटर, ये जो है यहाँ पे आप इसको देख सकते हो।
इसके अंदर मैंने बोला हुआ कि भाई ये जो है एक बीकन होता है, साउंड जो है अमिट करता है। सो उस हिसाब से जो है पहली स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो अपना सीधा आंसर क्या आ गया, बी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन के ऊपर। ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में हमें क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है। ठीक है, तो इसके अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे भी थोड़ा सा ना इशू है। इशू क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। देखो यहां पे अगर हम देखें ध्यान से, तो पहले वो बोल रहा है डीकार्बोनाइज हाइड्रोजन ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस। देखिए हाई कार्बन क्या होता है कि भाई ब्राउन कार्बन इसको, या सॉरी ब्राउन हाइड्रोजन इसको बोलते हैं, ये कोल से बनाई जाती है। तो CO2 मिट हो रहा है, तो मतलब अच्छी तो नहीं है। अगर हम मीथेन से बनाएं तो यहां पे CO2 मिट हो तो ग्रे। इसके अलावा अगर हम नेचुरल गैस से ही बनाएं, ठीक है, और यहां पे क्या है कि कार्बन स्टोर कर दें, देन इट इज कॉल्ड एज ब्लू। अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करें, H2O, इसको ब्रेक डाउन करते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसको थोड़ा सा जो है बैलेंस कर देते हैं ताकि हमारा ये इक्वेशन फिट बैठ जाए। इलेक्ट्रोलाइसिस, तो यहाँ पे रीन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे तो ये ग्रीन है। ऐसा माना जा रहा है कि भाई हाँ ग्रीन ही यूज करनी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है। आप देखो पहली स्टेटमेंट में वो बोल रहा है कि नेचुरल गैस से बनाई, यानी कार्बन कैप्चर हो रहा है। दूसरे में कह रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से, तो दोनों में से एक सही होगी, कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है। अब यहां पे देखोगे तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये ब्लू क्या है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहां पे आ जाओ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर, देखो यहां पे हम क्या पढ़ते हैं कि एटलीस्ट 5 MMT जो है पर एनम हम प्रोडक्शन करें। तो आपके दिमाग में अगर आपने याद भी किया होगा तो क्या याद रहा होगा, 5 MMT। 5 MMT यहां पे थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया, अबेटमेंट ऑफ, यहां पे ग्रीन हाउस गैस पूछा है। तो ये अगर ये वाला डेटा ही हमें याद है 50 है या 5 है, तो फिर तो हमारा गलत है। ये स्टेटमेंट जो है अगर आप इसको देखोगे तो ये काफी ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट स्टेटमेंट यहाँ पे डाल दी, जो हमें कंफ्यूजन क्रिएट किया। पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, उसके हिसाब से आप 2 निकाल देते, दूसरी आपको पता है करेक्ट ही है, तीसरी में मामला फंस जाता है। तो मतलब ये 50-50 पे लेके जाता हमें, ठीक है, उसके आगे किस्मत की बात है। अब यहां पे आप देखोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये है यहां पे इंडियन स्पेस प्रोग्राम के ऊपर है। इन स्पेस क्या है, इसका नेचर क्या है, यहां पे देखो अंडरलाइन किया हुआ है, ऑटोनॉमस एजेंसी है। ठीक है जी, ओके। सेकंड देखो, थर्ड पहले देखो स्काई रूट एरोस्पेस, इसने कोई ऐसा लिक्विड फ्यूल वगैरह कुछ नहीं, इसका तो यहां पे हम लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं मिशन प्रारंभ के अंदर। ठीक है जी, तो स्टेटमेंट जो है 3 इज इनकरेक्ट। अब बच गई दूसरी, तो अगर मैं तीसरी को इनकरेक्ट करूं, पहले मुझे पता सही, फिर मामला किस पे फंसा, 1 और 2, कि भाई यार दूसरी सही है नहीं। यूपीएससी ने इसको सही माना है। एक बच्चे का मेल आया, कहता कि सर जो है जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें इशू है, बहुत ही देखो बारीकी की बात है। उसने बोला कि अग्निकुल कॉस्मोस लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लाइट यूजिंग 3D प्रिंटर रॉकेट। अग्निकुल जो था उसने सिंगल पीस जो था वो सबसे पहला बनाया, सिंगल पीस। लेकिन अगर हम सिंगल पीस, यूपीएससी ने यहां पे मिस कर दिया, पीएबी की साइड के ऊपर देखो वहां पे सिंगल पीस मेंशन किया गया, तो फिर यहां पे ये नासा का जो है, मतलब ये अग्निकुल का नहीं। देन नासा की वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे तो इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। आप चैलेंज कर सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, उसके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, ए। ठीक है, तो आप अगर आपको लग रहा है कि आपका यहाँ पे आपने ए लगाया है और यहाँ पे 1 और 2 यूपीएससी ने दिया है, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो, राइट। आप सोर्स यहाँ पे नासा का सोर्स है वो दे देना, वो ऑथेंटिक है, हमेशा सबसे ज्यादा ऑथेंटिक तो वही है, वो आप मेंशन कर सकते हो। साथ में आप डिटेल लिख देना कि भाई ये जो है यहाँ पे सिंगल पीस जो था वो इन्होंने पहला बनाया था, ना कि नॉर्मल। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। तो आप चाहे एआई का सहारा लेके, वो आपको लिंक दे देगा, उस लिंक के ऊपर जाके आप अटैच कर सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। इससे पहले दोस्तों यहाँ पे एडवांस मेंटरशिप बैच स्लीपी क्लासेस ने लॉन्च किया है यूपीएससी 2027। अब यहाँ पे क्या है, डेली टारगेट शीट भी आपको मिलती है। ये सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों में, डेली टारगेट क्या है, टारगेट कैसे रखना, बाद में इतना सारा कंपाइल हो गया। यहाँ पे प्रैक्टिस वर्कबुक ये सब कुछ आपको मिलता है। लास्ट मिनट रिवीजन, अब क्या है कि नोट्स को कितना छोटा छोटा करोगे, है ना, लास्ट में इतने नोट्स हो गए, कैसे रिवाइज करोगे, तो इसलिए यहाँ पे जो आपको मिलते हैं रेडीमेड। लाइव क्लासेस हैं, प्रीलिम टेस्ट सीरीज भी इसमें है, मेंस आंसर राइटिंग, मतलब सब कुछ यहाँ पे इसमें मिलता है विद वैल्यूएशन। ये आप स्लीपी क्लासेस की वेबसाइट के ऊपर जाके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रोन स्वार्म। अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी, जीपीएस स्पूफिंग अटैक एयर इंडिया फ्लाइट इंसिडेंट के ऊपर। यहाँ पे आप देखोगे ड्रोन का इंटेंडेड पाथ मैंने एयर फ्लाइट के हिसाब से बताया था, लेकिन इट इज देयर।
अब यहाँ पे देखो जीपीएस स्पूफ क्या होता है। मान लीजिए आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की अपने जीपीएस के हिसाब से जा रहे हो, जहाज में जा रहे हो या कुछ भी है, ड्रोन में, ठीक है, आप तो नहीं जा रहे, मतलब ड्रोन जा रहा है, राइट। अब आप क्या करते हो कि यहाँ पे और फ्रिक्वेंसी भेजते हो, इसका पाथ जो है चेंज कर देते हो, भाई तेरी डेस्टिनेशन ये है। तो यहाँ पे तो एयर इंडिया का भी जो है, आई गेस एयर इंडिया ही था जिसकी फ्लाइट के अंदर जीपीएस स्पूफ हुआ, मेरे ख्याल से वायना से ये जा रही थी, ये वाला इंडिया आ रही थी दिल्ली, और ये दुबई में इनको उतरना पड़ा क्योंकि स्पूफिंग होगी। अब यहां पे क्या है कि पहली स्टेटमेंट देखो, दे यूज टेराहर्ट्ज, वेरी इंटरेस्टिंग, ये बिल्कुल ही कंसेप्चुअल है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे अभी। पहली स्टेटमेंट है ड्रोन्स इन द स्वाम, स्वाम मतलब ग्रुप में, कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, हाँ कर सकते हैं, क्या दिक्कत है ना। कैन उसने यहाँ पे यूज भी कैन किया है, ऑलवेज या कुछ ऐसा नहीं है, एक्सट्रीम कुछ नहीं। जीपीएस स्पूफिंग इज कॉमनली, ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है, ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है, उसने कुछ भी एक्सट्रीम नहीं किया। मैं बार बार आपको बताता हूं कि जब कोई ब्रॉड टॉपिक होगा उसके अंदर ये मेथड बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई यूट्यूब पे, आपको पड़ी हुई है, आप अच्छे से समझो अगर आपने नेक्स्ट ईयर जो है एग्जाम देना। अब यहां पे जो है ये जनरल है, ये जनरल है, यहां पे टेराहर्ट्ज बैंड पूछा गया। अगर आप यहां पे देखोगे तो ये बेसिकली आईटी से हमें अंडरस्टैंडिंग इसकी मिलती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो अपना चैप्टर है जहां पे हमने क्लास ली, वहां पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि 5G के अंदर 3 बैंड है, मिड बैंड है, हाई बैंड। इसको मिलीमीटर वेव बोलते हैं बिकॉज वेवलेंथ मिलीमीटर में चली जाती है। ये है अराउंड 52 गीगाहर्ट्ज। अगर हम मिलीमीटर वेव की बात करें, ठीक है, तो इसको मैं 300 गीगाहर्ट्ज तक ले जाता हूं। अगर आप देखोगे नॉर्मली रेडियो वेव से कम्युनिकेट करते हैं तो हम 300 गीगाहर्ट्ज जो है हाई। अब यहां पे आप देखो जितनी ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी है इस बैंड में, उतनी ही यहां पे स्पीड हाई है। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, रेंज जो है वो कम होती है। तो अब ये तो गीगाहर्ट्ज की बात हुई, यूपीएससी पूछ रहा है टेराहर्ट्ज, टेराहर्ट्ज के अंदर तो रेंज और कम हो जाएगी। तो ड्रोन जा रहा है तो आप कैसे उसको ट्रेस करोगे, ठीक है। तो ड्रोन यहां पे क्या बोला है, कमांड सेंटर, कमांड सेंटर यहां पे, ड्रोन दूर जा रहा है, तो अगर मैं हाई बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी यूज करूंगा तो ये कनेक्शन जो है इतनी दूर तक जा ही नहीं पाएगा, कम्युनिकेशन जो है खत्म हो जाएगी। तो इतनी ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी हम नहीं यूज कर सकते, इससे जो है आपको लिमिनेट चैलेंज है भाई। आपको एग्जाम के अंदर ये लिंकेजेस है ना, कंसेप्ट है, ये तो बिल्कुल कंसेप्ट है, हमने डिटेल में पढ़ा, बट अगर आप उस तरह से वहां पे सोचते तब जाके ये आंसर निकलता। अदरवाइज यहां पे कुछ कॉमन क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैन कम्युनिकेट, ये सही है, 2 और 3 इज करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट। तो यहां पे 2 और 3 कौन सा है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ये क्वेश्चन सिंपल है क्योंकि डायरेक्ट सोर्स से है। तो यहां पे देखते हैं, फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक, ठीक है। अगर हम अपने नोट्स के अंदर जाएं तो क्या मिलता है हमें, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। ये क्वेश्चन जो है पहली स्टेटमेंट में सही है, पहली स्टेटमेंट ठीक है। प्राइमरी एम इज टू बिल्ड कैटलॉग ऑफ, यहां पे देखो इट इज, ये मिस होगी, इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। यहां पे देखो नोट्स के अंदर क्या है, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये इंस्पिरेशन लेता है, ठीक है, उसका पार्ट नहीं है। सो यहां पे जो है पहली स्टेटमेंट अपनी इनकरेक्ट हो जाएगी, राइट। पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो अपना आंसर सीधा ही 2 और 3 आ गया। यहां पे प्राइमरी एम क्या है, कैटलॉग जेनेटिक डाइवर्सिटी। इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो अलग अलग डाइवर्सिटी के जो है अगर हम सीक्वेंसिंग करेंगे तो हमें बहुत सा डाइवर्स डेटा मिलता है, किसमें क्या, किसके जीन में स्पेशलिटी है, किसमें नहीं है। ये मेडिसिन एज वेल एज डिजीज के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल क्वांटम मिशन, अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। ये अपने नोट्स हैं, नोट्स के अंदर हमने क्या अंडरलाइन देखो क्या किया है, 50 to 1000 फिजिकल क्यूबिट इन 8 ईयर। अगर आप यहां पे देखोगे तो ये एग्जैक्टली ऐसा ही है, क्वांटम कंप्यूटर विद 50 to 1000 फिजिकल क्यूबिट, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट तो देखो अंडरलाइन से आ गई। अगर हम दूसरी स्टेटमेंट देखें तो इसमें क्या है, 4 थीमेटिक हब बनाएंगे, राइट। अगर आप यहां पे जाओगे थोड़ा सा, कहां गया, ठीक है, हाँ, सेटिंग अप 4 थीमेटिक हब्स है ना, तो यहां पे नीचे यहां पे मेंशन्ड है, तो 4 जो है यहां पे मेंशन है। तो अगर आप नोट्स भी देखोगे बहुत ही कंक्रीट है, तो ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं, ये 3 लाइनें हैं और यहां पे ये वाला, बस इतने में अपना नेशनल क्वांटम मिशन खत्म होता है, उतने में ही क्वेश्चन हमें मिल जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो अपना आंसर क्या आ गया यहाँ पे सी, ठीक है जी। फाउंडेशन, क्रैश, जो हमारा करंट अफेयर का कोर्स है सभी में ये कवर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मुश्किल है ये, डिफेंस हार्डवेयर के ऊपर, डिफेंस हार्डवेयर के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन है, वो क्या पूछ रहा है देखो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ द डिफेंस हार्डवेयर आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, कौन सी मैन्युफैक्चर है। देखो इसमें एक बहुत ईजी एलिमिनेशन थी, वो थी अकुला क्लास सबमरीन।
अगर आप सबमरीन वाले चैप्टर में जाओगे तो हमने आईएनएस चक्रा की बात की थी। आईएनएस चक्रा क्या है? यकुल्ला क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हमने रशिया से लीज पे लिया है। तो मैंने आपको ये भी बताया था ये न्यूक्लियर रिएक्टर पे तो चलता है, लेकिन इसमें हम न्यूक्लियर मिसाइल नहीं यूज कर सकते। क्यों? बिकॉज हमने लीज पे लिया है। सो यहाँ पे जो है टेकन फ्रॉम रशिया ऑन 10 ईयर लीज है ना, ये हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते थे। तीसरा गया तो यहाँ पे एक ही जाता है। अब सवाल है कि ये दो, इनका क्या करना? सुखोई MK1, इसका मैंने यूट्यूब पे एक लेक्चर लिया था। यहाँ पे देखोगे सुखोई 30 MK1, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे इस तरह से जो है रशिया और इंडिया, लेकिन इतना बारीकी से बच्चा कहाँ ध्यान देता है? पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन टफ है, इसको एलिमिनेट कर किस्मत की बात है। अब आपने तीसरा एलिमिनेट कर दिया, अब आप इसमें से जो मर्जी लगा दो वो आपकी। जैसे ये बच्चे ने जो क्वेश्चन किया हुआ है उसने क्या लगाया हुआ है? ए लगाया हुआ है, तो ए इसका सही आंसर है। तो ये होता है कि कभी कभी जैसे मान लो आपने एक आधा एलिमिनेट कर दिया, उसके बाद आपने कोई लगाया, कोई आपका गलत हो गया, कोई सही हो गया, है ना, दोनों चीजें चलती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई इंपैक्ट समिट के ऊपर। एआई इंपैक्ट समिट के ऊपर पहला देखो, इस बच्चे का भी यहां पे देखो, इसने कितना यहां पे डी लगाया हुआ है, ठीक है। ये बच्चे ने क्या किया? यहां पे प्लानिंग, पीपल प्रोग्रेस प्लानिंग। प्लानिंग एक एड ऑन वर्ड लगता है, यहां पे आप देखोगे पीपल प्लेनेट प्रोग्रेस है। तो पहला तो इसने जो है यहां पे एलिमिनेट कर दिया। दूसरे में देखो बाइंडिंग, तो ऐसा कुछ था ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाती है। दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर आप देखोगे यहां पे उसने बोला 7 चक्रास है। अगर अपने नोट्स भी देखो, इवन आप यहां पे भी देखो, ये ब्लू कलर की लाइन जो है अंडरलाइन किया हुआ है, वहीं से क्वेश्चन आया। 7 चक्रा भी देखो, एक वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है। अब यहां पे आ जाओ, दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर 7 की पिलर यानी कि चक्रा, वही अंडरलाइन किया हुआ है, उसी से यहां पे जो है स्टेटमेंट ये आई। तो ये ठीक है, ठीक है। अपना आंसर क्या है यहां पे? डी। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों कुछ क्वेश्चंस। अब यहां पे देखो, दिस इज डिफिकल्ट, मैं इसलिए कहूंगा जो मेरे स्टूडेंट है उनके लिए डिफिकल्ट होगा, मुझे नहीं पता बाकी किसी ने करवाया या नहीं करवाया, बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था। जो ये करंट अफेयर में था लेकिन मेरे से मिस हुआ। हमेशा बोलता हूं मैं, जैसे 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन के अंदर 14 क्वेश्चन के आप आंसर निकाल सकते थे, बट मैं आपसे 14 भी नहीं डिमांड कर रहा हूं, 10 के डिमांड कर रहा हूं। 10 तो हमारे यहाँ पे सिंपल थे, हमने डिस्कस किए, 4 इसमें भी गलत हो गए। तो यहाँ पे आप देखोगे 16 में से 10, तो आपकी कट ऑफ कितनी जा रही है? 45% या 40% यहाँ पे। और ये देखो 10 आउट ऑफ 16, मतलब इसमें अगर आप 8 भी ठीक करते तब भी 50%। तो ये तो आपको अगर उसके हिसाब से देखो तो 7 क्वेश्चन ठीक करते, है ना, नेगेटिव एक्टिव सब करके, तब ठीक था, कट ऑफ के हिसाब से आप चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे 3 आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। जब 3 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, उसी से जो है आप जो किसी और में बुरा हो गया, एग्जाम डिफिकल्ट आ गया, तो वहां पे आप जो है इसको कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स रिसेंटली नेशनल स्टैंडर्ड टू टेस्ट द बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम, इसके ऊपर क्वेश्चन था। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो 1 और 2 है। यहाँ पे डेवलप बाय DRDO, यहाँ पे रशिया के साथ कोई ऐसी डील नहीं। ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा भी होता तब भी इस स्टेटमेंट को निकालना ईजी नहीं था। क्यों? देखो नॉर्मली क्या होता है कि मान लीजिए आपने जर्मनी पढ़ा है कि वो जर्मनी के साथ था, उसने चेंज करके इसमें रशिया कर दिया। लेकिन अगर आप ऑफिशियल यहाँ पे वेबसाइट्स के ऊपर जाओगे, वहां पे कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो? तो ये अपने आप से ऐड ऑन किया गया है। तो ये दिक्कत है इस क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूके मतलब ये बर्थ डेटा वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो कोई भी नहीं करवा सकता, कोई इन द सेंस कोई होगा करवा देगा, मैं नहीं करवा सकता। रीजन क्या है कि ये वाला चीज नहीं। अब आप ऐसा करोगे कि भाई इस साल हम पढ़ लेंगे किसका कहां जन्म हुआ, नहीं जरूरत है। आपको एक लॉजिक बताता हूं, 2023 से लेके डेटा आप देख लो, 23 से लेके 2026 तक एक चीज है, यहां पे क्या है, 40 से 50 क्वेश्चन के आ रहे हैं, प्लस 50 आ रहे हैं। ये 50 पहले क्या थे? मोस्ट डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, ठीक है। इस बार क्या हुआ? 40 से 50 दूसरे, प्लस ये 50, इनको आप अबसर्ड बोल दो, नाम ही चेंज किया है। देखो, हो हमसे यहां पे भी नहीं रहे थे, हो हमसे यहां पे भी नहीं रहे, समझ रहे हो? तो करना क्या है? इन 40 से 50 को टारगेट करना, बस उतनी कट ऑफ जाती है और कुछ भी नहीं है। हार्ड हो गया है पेपर, हार्ड इन द सेंस कि आपके पास अब लिबर्टी नहीं है पहले के 100 में से इतने करने, अब नहीं, वो कहता 50 ही है बस, समझ लो। आपको पता है कि सी सेट का पेपर टफ हो गया, सी सेट का पेपर टफ हो गया, उसकी वजह से उतनी ही मेहनत करनी पड़ रही है। पहले 150 मार्क्स के लिए जितनी मेहनत करनी थी, अब क्वालिफाइंग के लिए उतनी कर रहे हो। तो बेसिकली उस यूपीएससी हार्ड इसलिए होता जा रहा है, यूपीएससी कहता है तुम्हारा सिलेबस जो है ना, पहले मैं 100 क्वेश्चन देता था, उसमें तुम करते थे, अब मैं उसमें से 50 दूंगा, कर लो। तो इट मीन्स कि अब हमें हिट रेट जो आ गया वो हमारा ठीक होना चाहिए, ये है। तो मतलब यहाँ पे रिवीजन और कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ा दी उसने।
क्या अपडेटेड स्ट्रेटजी करनी है, कुछ नहीं करनी है ना, कल को अगली बार पता यूपीएससी क्या डाल दे तो फिर हम क्या करेंगे, फिर तो हम चेज ही करते रहेंगे उसको। जो आपने पढ़ा है उसको अगर डेप्थ में करना है डेप्थ में कवर करो, बस उतना आपको करना है। सो दिस इज ऑल दोस्तों। सो आई होप कि आपको साइंस एंड टेक के अंदर कुछ समझ आया होगा। साइंस एंड टेक में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, जो मैं करवाता हूँ मोर देन सफिशिएंट है। हर बार हम कट ऑफ से बहुत ज्यादा जो है आंसर ठीक करते हैं, राइट। तो इसीलिए कोई यहाँ पे अलग से कुछ गवर्नमेंट ये नहीं, वो मेरा काम है, मैं पढ़ देता हूँ उसको, वो आपको करवा दिया करूंगा। यूट्यूब पे भी आ जाता है, पेड में भी आ जाता है, तो हर जगह मिल जाता है आपको। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।